हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एडू पल्स में। ठीक है, तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, जिसका डिग्री 1 होता है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है, 2। डिग्री किसको कहते हैं, जो इक्वेशन का वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। मान लो अगर ये क्या लिखा हुआ है 2x + 3 = 0, तो इसमें वेरिएबल कौन है, x का डिग्री कितना है, x का पावर कितना है 1, यानी कि ये कौन सा डिग्री हो गया, इसका डिग्री कितना हो गया 1, यानी कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 होता है, क्यूबिक इक्वेशन का डिग्री 3 होता है। तो आज हम लोग को सिर्फ किस पे चलना है, लीनियर इक्वेशंस पे। ठीक ना, किस पे, लीनियर इक्वेशन। देखो यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, इतना सारा तो फोटो है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना अखिलास फेयर पजल, मतलब एक लड़की है, वो गई है मेला घूमने के लिए, उसके पास मात्र 20 रुपये है। ठीक है, और उसको क्या लग रहा है, जाइंट व्हील जो होता है ना, जाइंट व्हील देखो यहाँ पे ये जो घूम रहा है, ये वाला जाइंट व्हील जो है ना, इसका कॉस्ट है 3 रुपीज़ ईच। और हुपला गेम जो ये यहाँ पे खेल रही है, देखो यहाँ पे खेल रही है ना हुपला गेम जो भी है, वो उसका कॉस्ट कितना है, 4 रुपीज़ ईच। ठीक है, बड़ा सस्ता है। और अभी हम लोग को क्या बोला है यहाँ वर्ड में, द नंबर ऑफ हुपला गेम्स सी प्लेड इज एग्जैक्टली हाफ द नंबर ऑफ द जाइंट व्हील राइड। ठीक है, हमको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ हुपला गेम सी प्लेड, जो ये हुपला गेम खेल रही है वो एग्जैक्टली कितना है, हाफ द नंबर ऑफ जाइंट व्हील राइड। मतलब ये जितना ये जाइंट व्हील में घूमी है उसका आधा, मतलब मान लो अगर ये 10 बार जाइंट व्हील में घूमी है तो उसका आधा वो हुपला गेम्स खेली है, मतलब 5 बार वो हुपला गेम्स खेली है। ठीक है, तो हमको क्या बोला, पहले हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं इक्वेशन कैसे बनता है। मान लेते हैं जाइंट व्हील में, वो जाइंट व्हील राइड को मान लेते हैं x और हुपला गेम्स को मान लेते हैं y। ठीक है, तो हुपला गेम्स क्या है, उसका हुपला गेम्स क्या बोल रहा था, हाफ द राइड, मतलब जाइंट व्हील में जितना राइड वो घूम रही थी उसका हाफ था हुपला गेम्स। हुपला गेम्स को हम क्या माने थे, y माने थे। तो y बराबर क्या होगा, वो जो जाइंट व्हील है मेरा x, उसका आधा। तो अगर कोई चीज़ x है, इसको हम आधा करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, वही चीज़ क्या है। तो y बराबर क्या हो गया मेरा, y बराबर आ गया हाफ ऑफ x, है ना। अगर इसी चीज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा बताओ, जैसे y बराबर दिया हुआ है 1/2x, है ना। ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 2y बराबर x। अब इस x को इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 2y माइनस एक्स बराबर 0, यही ना होगा, 2y माइनस एक्स बराबर 0। सॉरी क्या हो जाएगा, फिर से देखो, y बराबर 1/2 इंटू एक्स। अब ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y होगा और माइनस एक्स बराबर 0। अब x को उधर ले जाओ, 2y को इधर ले आओ, या तो इक्वेशन क्या बनेगा, 2y माइनस एक्स बराबर 0, या तो बनेगा x माइनस 2y बराबर 0, यही बनेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, दूसरा फेज क्या बोल रहा है कि ये टोटल कितना स्पेंड करती है, 20 रुपया स्पेंड कर रही है। और क्या बोल रही है, सो देखो 3 रुपया लगता है किस में, जाइंट व्हील में, और 4 रुपया लगता है किस में, हुपला गेम्स में। 3 रुपया लगता है किस में, देखो 3x लगता है जाइंट व्हील में, और 4y मीन्स क्या, हुपला गेम्स, है ना, हुपला गेम्स। तो 4y लगता है किस में, इसमें। तो ये टोटल जो ये मिल करके कितना खर्च करती है, 20 रुपया। तो ये एक इक्वेशन बन गया। तो एक इक्वेशन मेरा ये बना, एक इक्वेशन ये बना। ये भी देखो ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि डिग्री कितना है 1। ये भी देखो लीनियर इक्वेशन है तो डिग्री कितना है 1, यानी कि ये क्या हो गया, वी हैव अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मतलब 2 है तो पेयर हो गया, यानी कि हमको 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब देखो ये दोनों पेयर से हम सॉल्व कैसे करते हैं वो भी दिखाते हैं। देखो ग्राफ बनाओगे तो ये चीज़ ग्राफ बन रहा है हमारा। ठीक है, मान लो 3x + 4y का ये वाला लाइन है, 4 और x - 2y का ये वाला लाइन है। ये दोनों लाइन यहाँ आकर के इंटरसेक्ट किया है, तो ये कहाँ पे मिल रहा है, 4 और 2 पे। ठीक है, यानी कि x एक्सिस का 4 पे और y एक्सिस का 2 पे, ये इसका और इसका आकर के यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि x y बराबर ये कितना दिया हुआ है, 4 और 2। ठीक है, तो x मेरा क्या था, x मेरा था राइड, वो जाइंट व्हील का राइड, और 2 मेरा क्या था, y मेरा क्या था, y मेरा था हुपला गेम्स, है ना। तो ये कितना बार देखो 4 और 2 में ये मेरा इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, यानी कि ये कितना बार झूली होगी, x 4 जो है
यानी कि 4 बार वो जाइंट राइड में ये कितना बार घूमी होगी, 4 बार, है ना। और हुपला गेम्स कितना बार खेली होगी, 2 बार। वही बोल रहा है, एक्स मेरा था जाइंट राइड और वाई मेरा था हुपला गेम्स। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो ग्राफ का था। अब इसको हम अलजेब्रा में भी बताना है, बट वो अभी आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि ग्राफ कैसे होता है, कि कब इंटरसेक्ट करता है, कब क्या होता है, वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो देखो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इसी को कहते हैं क्या, देखो 2 ठो इक्वेशन है ना, इसी को कहते हैं क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। ठीक है, क्या फॉर्म है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। ये a1 a2 ये सब वेरिएबल है। ठीक है, एक इक्वेशन ये है इसलिए 1 1 1 1 ले लिए, दूसरा इक्वेशन ये है इसलिए यहाँ पे 2 2 2 2 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का वेरिएबल ये है, y का वेरिएबल ये है और c तो कांस्टेंट है। यहाँ भी x का वेरिएबल ये है, y का वेरिएबल ये है और c तो कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ क्या है, कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, जो x के साथ वेरिएबल x का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा, जो इसके साथ जो नंबर होगा। तो द कोफिशिएंट ऑफ, मान लो x कौन है, x का कोफिशिएंट कौन है, इस इक्वेशन में a1 और इस इक्वेशन में a2, है ना। y का कौन है, b1 और यहाँ पे b2। ठीक है, इसको कहते हैं कोफिशिएंट। ये तो हम लोग उसमें पढ़ चुके थे पिछले वाले चैप्टर में, है ना। चलो अब देखो ग्राफ कैसा होता है। 3 प्रकार का ग्राफ बनता है। ठीक है, द 3 ज्योमेट्रिक रियलिटीज़ ऑफ 2D शेप्स में। ठीक है, पहला इंटरसेक्टिंग लाइन जो इंटरसेक्ट करता है, दूसरा पैरेलल लाइन एकदम पैरेलल चला जाता है। ठीक है, और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन जो एक के ऊपर एक लाइन रहता है। ठीक है, मान लो जैसे ये लाइन है और इसी के ऊपर एक लाइन है। ठीक, ये लाइन है, इसी के ऊपर एक लाइन है। ठीक, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, अब हम लोग चलो पढ़ते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनता है, पैरेलल लाइन कब बनता है और कोइंसिडेंट लाइन कब बनता है। ठीक, अब देखो केस 1 इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, पहला a1 a2 और b1 b2 क्या होता है वो देखो। मान लेते हैं ये मेरा क्या है, इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, ये था मेरा यहाँ पे a1, है ना। a1 मेरा ये है, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है तो इसका a1 क्या हो जाएगा, 1 होगा। और a2 यहाँ पे क्या है, 3 है, ये a2 क्या हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे लिखा गया 1/3 आ गया। अब है नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, b1/b2। b1 क्या है, y के साथ जो कोफिशिएंट है, y के साथ क्या है 2, देखो यहाँ पे ये 2 आ गया, -2 सॉरी। और y के साथ यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट है, 4, तो यहाँ नीचे आ गया 4। अब देखो 1/3 और -2/4 ये क्या बराबर है, नहीं बराबर है, नॉट इक्वल टू है। यानी कि जब a1/a2 नॉट इक्वल टू होगा b1/b2 के, तब कैसा ग्राफ बनाएगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनाएगा। कैसा ग्राफ बनाएगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ये चीज़ ध्यान में रखना, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तब कैसा ग्राफ बनाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला। ठीक है, कैसा ग्राफ बनाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन कब बनेगा, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, है ना। जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं दूसरा क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कब बनेगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा। ठीक है, जैसे मान लो मेरा इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब देखो a1 और a2 क्या है, 2/4। ठीक है, b1/b2 क्या है, 3/6 और c1/c2 क्या है, 9/18, है ना, -9/-18। अब सबको काटेंगे तो इसका भी 1/2 आएगा, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा, इसको भी काटेंगे तो 1/2 आएगा। यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया, तीनों आ गया 1/2 1/2 1/2 आ गया ना। यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 है और बराबर c1/c2 है इस इक्वेशन के थ्रू, है कि नहीं। अगर ऐसा हो तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट, है ना। एक के ऊपर एक लाइन रहेगा, क्या, एक लाइन है, एक इक्वेशन है, उसी के ऊपर दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि ये सेम इसका मल्टीपल है। देखो कैसे है मल्टीपल, देखो यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, यहाँ 3x है, यहाँ 6x है, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है। यानी कि बस इस इक्वेशन को इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x आ गया, 3 2 जा 6y आ गया और 9 2 जा 18 आ गया।
ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो इक्वेशन 2 इज जस्ट इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दे आर द सेम। तो अगर सेम इक्वेशन है तो क्या सेम ही लाइन बनाएगा, है ना, बस। और इसमें क्या होगा, देखो पहला में क्या बन रहा था, पहला में एक बार इंटरसेक्ट किया है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सिर्फ इसी को कहते हैं यूनिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, बस एक ही सॉल्यूशन आएगा। अगर कोइंसिडेंट बन रहा है तो इसमें कितना आएगा, इन्फिनिटी, मेनी सॉल्यूशन, मतलब इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा। और है तीसरा, इसको कहते हैं पैरेलल लाइन, ठीक है। पैरेलल लाइन में क्या है, नो सॉल्यूशन, दे नेवर क्रॉस, अगर जब क्रॉस ही नहीं करेगा तो कहीं पे सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। अगर ये आकर के इसको काटेगा तब ना यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा, अगर ये कटेगा ही नहीं, सीधा जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कहीं कटेगा नहीं तो कहीं सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा बन रहा है, अगर ये चीज़ हो रहा है, ऐसा रेशियो आ रहा है, तो ये कैसा बनाएगा, पैरेलल लाइन, ठीक है। जैसे कि देख लो इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a1 कितना है, यहाँ पे देखो a1 कितना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। a1 कितना है 1 और a2 कितना है 2, ठीक है। दूसरा b1 और b2 कितना है 2 और 4, और c1 और c2 कितना है -4 और -12, है ना। अब काटो इसको, माइनस से माइनस कट गया, इससे कट गया, ये बचेगा 1/3, इसको काटो 1/2, ये तो 1/2 है, यानी कि देखो ये a1/a2 जो है ये तो बराबर आ गया b1/b2 के, बट ये आ गया 1/3, मतलब ये नॉट इक्वल टू रह गया c1/c2। ऐसा इक्वेशन बन गया, मतलब ऐसा रेशियो आ गया, यानी कि क्या हो गया, अगर ऐसा रेशियो में आया यानी कि कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन। नेवर टच, पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, जो कभी आगे जा कर के कटे ना। तो जब कटेगा नहीं तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, दे नेवर क्रॉस, ठीक है। तो इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो देखो ये है उसका एक शीट, इसको अगर बनाना हो तो एक कॉपी में अलग से नोट्स जैसा बना लेना या दीवार में चिपका लेना, हमेशा ध्यान में रहेगा। क्या है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 है तो कैसा ग्राफ बनेगा, एक बार इंटरसेक्ट करेगा, इसको क्या कहेंगे, यूनिक या कंसिस्टेंट, ठीक है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन इसका रहता है, ठीक है, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। दूसरा क्या है, अगर तीनों इक्वल रहे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगा, कैसा लाइन बनेगा, कैसा लाइन बनेगा, कैसा लाइन बनेगा, जल्दी बताओ, यहाँ पे बताए थे कैसा लाइन बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। कैसा लाइन बना, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसको क्या कहेंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब अगर तीसरा, अगर ऐसा बना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कैसा लाइन, कैसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल, ठीक है। तो इसमें नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चंपा शॉपिंग ट्रिप, ठीक है, वो स्कर्ट लेती है, ठीक है, स्कर्ट है y आर 2 लेस देन ट्वाइस द पैंट x, ठीक है। मतलब वो जितना स्कर्ट लेती है, ठीक है, स्कर्ट जितना है, मान लो वो स्कर्ट ले रही है, ठीक है, क्या बोल रहा है, स्कर्ट्स आर 2 लेस देन ट्वाइस द पैंट, मतलब पैंट का 2 गुना से 2 कम है उसके पास। देखो ट्वाइस द पैंट कितना है, 2 लेस देन ट्वाइस द पैंट, 2 लेस देन किससे, ट्वाइस द पैंट। अगर मान लेते हैं मेरे पास पैंट x है, इसको मान लेते हैं x, रेड से लिखो, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो बोल रही है जो उसके पास स्कर्ट है, वो जो स्कर्ट ले रही है वो कितना ले रही है, पैंट का 2 गुना से, देखो लिखा ना, ट्वाइस द पैंट, 2 गुना से कितना कम, 2 कम, 2 गुना से 2 कम। ये चीज़ लिखना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, ये चीज़ लिखना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं लिख पाओगे तो इक्वेशन बनेगा ही नहीं, और इक्वेशन बनेगा ही नहीं तो हमारा सॉल्यूशन आएगा कैसे। अगर मान लेते ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो क्या बोले हैं, देखो स्कर्ट y है तो इसको y मान लिए, पैंट x है तो इसको x मान लिए। एकदम गौर से देखना, एकदम छूटना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, स्कर्ट जो है y, स्कर्ट मेरा क्या था y, है ना, स्कर्ट जो है y वो क्या है, 2 लेस देन ट्वाइस द पैंट, ठीक है, मतलब 2 गुना, जो पैंट का 2 गुना से 2 कम, कितना, 2 गुना से 2 कम, यही बोल रहा है। देखो यहाँ पर ना इक्वेशन,
2 गुना से 2 कम, ठीक है। और ऑल्सो फिर क्या बोल रहा है, स्कर्ट वाई आर 4 लेस देन 4 टाइम्स द पैंट। अब यहाँ फिर से बोल रहा है क्या, 4 लेस देन 4 टाइम्स द पैंट, यानी कि 4 टाइम्स जो पैंट है उससे 4 कम, यही बोल रहा है स्कर्ट है। y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे फिर से इक्वेशन वो बन गया, y इज इक्वल टू क्या बन गया, 4x माइनस 4, ठीक है। मूव एवरीथिंग टू वन साइड, अगर सबको एक साइड ले जाते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा, मान लो इसको भी इधर ले गए, चाहे y को इधर ले आते हैं, ठीक है, सिंपल है। y इधर है तो बस y को इधर ले आते हैं, तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखो 2x माइनस वाई हो जाएगा इधर, और -2, और इधर तो कुछ नहीं बचा यानी कि 0 ये आएगा। देखो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया, है ना, इक्वेशन ऐसा बना। अब देखो क्या बोल रहा है, फिर से रेशियो टेस्ट करेंगे। रेशियो टेस्ट क्या है, a1/a2। अब देखो यहाँ पे a1 क्या है, x वाला a1 और इधर नीचे वाला x वाला a2, ये है मेरा a1, ये है मेरा a2। तो a1/a2 किए तो क्या है, 2/4। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। अब क्या हो गया, देखो 2/4 यानी कि 1/2, ध्यान में रखना 1/2। अब है b1/b2, अब ये यहाँ पे है -1, यहाँ पे है -1, है ना, तो b1/b2 क्या हो जाएगा, -1/-1 बराबर माइनस माइनस कैंसिल, बच गया 1, यानी कि a1/a2 और a1/a2 आया 1/2 और b1/b2 आया 1, यानी कि 1/2 और 1 कभी इक्वल होगा, नहीं होगा। अगर ये इक्वल नहीं हुआ, देयरफॉर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्टिंग होगा। अगर नॉट इक्वल टू है तो क्या होता है, इंटरसेक्ट होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन इसका आएगा, है ना। इंटरसेक्ट माने यहाँ पे इक्वेशन मतलब एक जगह आकर के कटेगा, मान लो एक इक्वेशन लाइन ये वाला है, एक इक्वेशन लाइन ये वाला है, ये दोनों एक जगह आकर के कट गया। अगर कट गया तो क्या हुआ, कट गया यानी कि एक सॉल्यूशन बन गया। तो यानी कि ये क्या करेगा, अब देखो एक इक्वेशन बना है ना यहाँ पे, यहाँ से दूरी कितना x, ये मेरा x है और ये मेरा क्या है, y है। तो x क्या था मेरा, पैंट। तो अगर यहाँ पे 1 बना और y में तो कहीं नहीं कट रहा है, तो x यानी कि पैंट, है ना। तो पैंट कितना है यहाँ पे देखो 1, यानी कि ये 1 पैंट खरीदी और 0 स्कर्ट, है ना। बस इतना ही आता है, ठीक है। चलो अब देखो हम लोग को क्या क्या करना रहता है, पहले वो देखो। सबसे पहले करना रहता है ट्रांसलेट वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू एक्स एंड वाई इक्वेशन। अभी यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम था, ये वाला वर्ड प्रॉब्लम को क्या किए, इक्वेशन में लाए, ठीक है। सबसे पहला काम ये रहता है ना, सबसे पहला काम इसको ये करना रहता है। दूसरा, रीअरेंज इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना रहता है। देखो पहले ऐसा आया था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लाए ना, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लाए, तो दूसरा ये हो गया मेरा, ठीक है। तीसरा, कंपेयर द रेशियो, क्या करना रहता है, यहाँ देखो कंपेयर किए, इसको कंपेयर किए, है ना। तो यहाँ पे पहला तीसरा क्या हो गया, कंपेयर द रेशियो। फिर डायग्नोस द सिस्टम, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना रहता है कि वो जो इक्वेशन है कंपेयर करने के बाद वो कैसा बनाएगा, इंटरसेक्टिंग बनाएगा या पैरेलल बनाएगा या कोइंसिडेंट बनाएगा। इंटरसेक्टिंग बनाएगा तो कैसा रहेगा बताओ, इसमें रहेगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यही था ना। पैरेलल में क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही था। और कोइंसिडेंट में क्या था, सब बराबर था, a1/a2 बराबर b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यही था। बस उसके बाद सॉल्व द एग्जैक्ट पॉइंट इफ कंसिस्टेंट यूजिंग अ ग्राफ, बस ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो हमेशा क्या होता है ना कि ग्राफ में अगर मान लो अगर फ्रैक्शन में रहा, डेसिमल में रहा, तो वो बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इसी को अगर हम मान लो ये ग्राफ में बनाना ही बहुत मुश्किल है, ये मतलब नामुमकिन है, बनेगा ही नहीं जल्दी। तो एक ग्राफिकल मेथड होता है जो हम लोग अभी समझे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, अलजेब्रिक अल्टरनेटिव, उसी के जैसा अलजेब्रिक। ये जो है ना एकदम 100% आंसर दे देगा एकदम। ग्राफ में थोड़ा तुमसे 19-20 हो सकता है, बट इसमें नहीं होगा, ठीक है। इसका 2 मेथड होता है, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, वही आइसोलेट करना है, फिर इसमें वैल्यू पुट करना है, वैसा ही है। देखो पर आगे अभी पढ़ेंगे कि कैसे होता है।
तब पता चलेगा। ठीक है, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3 स्टेप होता है, पहले आइसोलेट करना है, फिर उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, फिर से उस बैक सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब तोड़ना है, पुट करना है, फिर से पुट करना है। देखो ना, बहुत ईजी चीज़ है। ये सब चीज़ हमको लगता है 6-7 में पढ़े होगे। ठीक है, देखो पहला इक्वेशन मेरा क्या है, ये वाला 7x - 15y = 2। दूसरा इक्वेशन है x + 2y = 3। बस अब देखो इजी कौन सा है, ये वाला इक्वेशन इजी लग रहा है देखने में, x + 2y = 3। तो इसको क्या किए, बस x + 2y = 3 है, x + 2y = 3 है, तो x को रखे, x को यहाँ रखे, बाकी को उधर भेज दिए, 3 - 2y हो गया। ये मेरा x का वैल्यू हो गया। देखो यहाँ पे वही चीज़ की है ना, x को रखे और 3 - 2y को इधर लेगा, 3 - 2y इधर आ गया। अब क्या करना है, यही x का वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ये जो पहला इक्वेशन था ना, ये दूसरा इक्वेशन है, दूसरे इक्वेशन को तोड़े और पहला इक्वेशन में पुट कर देना है x के जगह। x यहाँ पे है तो x के जगह क्या पुट कर देना है, 3 - 2y, क्योंकि x का वैल्यू मेरा क्या आया ये। तो बस देखो यहाँ पे इसी को क्या किया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए। पहले क्या किया, आइसोलेट किए, अब दूसरा बार क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। x के जगह में इसको पुट कर दिए, तब देखो 7 3 जा 21, 7 2 जा -14y, और फिर यहाँ -15y और बराबर 2। तो -14 और -15 -29, और ये 21 अगर उधर चल जाएगा तो क्या बचेगा, -19। तो y को यहीं रहने दो, ये माइनस माइनस खत्म, y को यहीं रहने दो, इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या आ गया, 19/29। ये आया y बराबर 19/29। अब मेरा y का वैल्यू आ गया, तो बस फिर से इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देना है किसमें, इसमें, है ना, कि x बराबर मेरा कितना था, देखो यहाँ x बराबर कितना है, 3 - 2y। अब ये y का वैल्यू जो मेरा यहाँ पे आया है, इसी को फिर ये y के जगह में पुट कर दो। देखो यहाँ y के जगह में पुट कर दिए, 3 - 2y था, तो 2 और y का वैल्यू कितना था, 19 - 29। यहाँ पुट कर दिए, सॉल्व किए, कितना आ गया, 49/29। तो x का वैल्यू आ गया 19/29 और y का वैल्यू आ गया क्या, y का वैल्यू आ गया 49/29। आ गया ना, तो x का वैल्यू 14/29 और y का वैल्यू 19/29। यानी कि एकदम सिंपल ग्राफिक, दिस वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। अगर इसको ग्राफ में बनाते तो ये बनाना इम्पॉसिबल था, बट हम अगर अलजेब्रा से बनाए तो ये मेरे लिए ईजी हो गया। ठीक है, अब दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। क्या है एलिमिनेशन मेथड, अब देखो एलिमिनेशन मेथड में, अब देखो यहाँ पढ़ोगे ना तो ये पढ़ने में लग रहा होगा बाप रे क्या करना पड़ेगा, लेकिन सबसे सिंपल है एलिमिनेशन मेथड। पहला क्या करना है, मल्टीप्लाई, दूसरा क्या करना है, एलिमिनेट, फिर क्या करना है, सॉल्व, और फिर क्या करना है, सब्स्टिट्यूट। बस इतना ही देखना। पहले मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन दोनों को एक जैसा करना है, फिर उसमें से एलिमिनेट करना है जो बराबर आ गया, उसके बाद सॉल्व करना है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, एलिमिनेशन इन एक्शन। ठीक है, अब देखो सिनेरियो क्या है, पहले देखो क्या क्या बोला है। इनकम दिया हुआ है 9:7 के रेशियो में, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा दिया हुआ है 4:3 के रेशियो में, और मंथली सेविंग दिया हुआ है $2000। बाप रे, तो फाइंड इनकम। ठीक, तो मान लेते हैं इनकम को हम x में ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं x में और इसको मान लेते हैं y में। तो इसको 9x और 7x ले लिए, इसको 4y और 3y ले लिया। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि अगर इनकम मेरा 9x रहता है और एक्सपेंडिचर मेरा 4y रहता है तो सेविंग कितना होता है, 2000 यहाँ पर भी। ठीक, और अगर 7x मेरा इनकम रहता है और उसमें 3y मेरा एक्सपेंडिचर रहता है तो भी सेविंग कितना रहता है, 2000। तो वही चीज़ इक्वेशन में लिखे है ना कि देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है। जितना तुम कमाए उसमें जितना खर्च किए, बाकी जो बचा वही तुम्हारा सेविंग है। तो वही किए, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। अब देखो इसमें क्या करना रहता है, हमको ना कोई भी एक वेरिएबल को सेम करना रहता है। मान लो यहाँ पे 9x है, यहाँ 7x है, यहाँ 4y है, यहाँ 3y है, तो इजी कौन वाला, ये दोनों इजी है। ठीक है, तो क्या करेंगे ना हम, ये ऊपर वाला इक्वेशन को देखो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है ना, हमको y वाला टर्म को बराबर करना है। तो बराबर करना है तो क्या करेंगे, इस अगर यहाँ नीचे 3y है तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ 4y है तो नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो देखो 9 3 जा 27x, फिर 4 3 जा 12y, और फिर 3 2 जा 6000 हो गया। उसी तरह नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 7 4 जा 28x, फिर 4 3 जा 12y, देखो यहाँ बराबर आ गया।
और फिर 4 टू ज़ा 8000 आ गया यहाँ पे। अब क्या हुआ यहाँ पे, सो देखो ये 12y ये 12y, अब हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, ये मेरा इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 है, इसमें से इसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होता है, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज होता है, अगर ये प्लस में तो ये माइनस हो गया, ये माइनस में तो ये प्लस हो गया, और ये तो ये भी माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 फ्रॉम 4 3 मतलब सब्ट्रैक्ट करे कि इसमें 4 में, ठीक है, 3 सब्ट्रैक्ट करे 4 में, यानी कि इसको इस तरह लिख सकते हैं 28x माइनस 12y बराबर कितना है 8000। ये है मेरा इक्वेशन 4, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसको, 27x माइनस 12y बराबर 6000। ये है मेरा इक्वेशन 3, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, अगर मान लो यहाँ सब्ट्रैक्ट किए तो ये जो प्लस वाला साइन है वो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। अब करेंगे तो देखो ये प्लस 12y और ये माइनस 12y खत्म। ये 28 में 27 गया तो कितना बचेगा, x बचेगा, 28x में 27x गया तो बचा x, और 8000 में 6000 गया तो बचेगा कितना 2000। यानी x का वैल्यू कितना आया, देखो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया 2000 आया है यहाँ पर भी, तो x का वैल्यू 2000 आया। तो हमको पूछा था क्या, फाइंड इनकम्स, तो इनकम्स मेरा ये दोनों था, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9 इंटू 2000 और 7 इंटू 2000, तो कितना कितना आ जाएगा इनकम 18000 और 14000। बस ये था मेरा क्या, एलिमिनेशन। ठीक है, तो अब देखो ये है मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये है मेरा एलिमिनेशन मेथड। आपको जो इजी लगे सो बनाओ, कोई ये चीज़ नहीं है कि हमको किस में एलिमिनेशन करना है किस में सब्स्टिट्यूशन, वो कोई डिपेंड नहीं करता, आपको जिस चीज़ में सुविधा हो उस चीज़ में करना है। बट क्या होता है, एक होता है कि इजी किस में होता है, मान लो यहाँ पे इस देखो ये वाला इक्वेशन कितना इजी है, तो इसको ना सब्स्टिट्यूट करना बहुत ज़्यादा इजी, बस 2y को उधर ले गो फटाक से पुट करो बन जाएगा। तो एक वैसा इजी होता है, नहीं तो आपको जैसा सुविधा वैसा बनाओ। अब है व्हाट हैपन इफ़ ऑल वेरिएबल्स वैनिश। अगर मान लो कि हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो सारा वेरिएबल मेरा कट जाता है, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, अगर वैसा कुछ हो गया सब सेम तो स्टेटमेंट ट्रू कब होगा, जब 0 = 0 होगा, 4 = 4 होगा, तब क्या होगा मेरा स्टेटमेंट ट्रू होगा, और वो क्या बनाएगा, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। और वही अगर 0 = 5 आ गया, -2 = 7 ऐसा कुछ आ गया, तो वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, वो सॉल्यूशन बनाएगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं ना है। अगर ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है तो ये क्या होगा, बनाएगा ही नो सॉल्यूशन। बस ये उतना ध्यान देने का चीज़ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो विच टूल टू यूज़, हम लोग कब सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें कब एलिमिनेशन यूज़ करें, वही बता रहे थे कि मान लो 1 वेरिएबल ऑलरेडी हैज़ अ कोफिशिएंट ऑफ 1। मान लेते हैं कि किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर 1 हो, मान लो देखो यहाँ पे 1 दिया हुआ है ना, यहाँ देखो x का कोफिशिएंट क्या 1, अगर ऐसा कुछ आपको दिख जाए, ऐसा कुछ दिख जाए तो सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं, तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और अगर एलिमिनेशन है तो अगर 1 से ज़्यादा कोफिशिएंट हो किसी चीज़ में भी, मान लेते हैं जैसे 4x + 4y + 2 = 0 ऐसा हो कुछ, तो इसमें आप एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जल्दी बनेगा। बट आपको जिसमें सुविधा उसमें बनाए, दोनों मेथड से एकदम 100% रिजल्ट आने वाला है, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसा रिवीजन समरी जैसा है कि हम लोग क्या क्या अभी पढ़े। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको ग्राफिकल मेथड से भी बना सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करता है तो यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट कब होता है, जब इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होता है, मतलब एक लाइन के ही ऊपर एक लाइन, सेम इक्वेशन, बस क्या होता है मल्टीपल में होता है, सेम इक्वेशन बना रहा है। मान लो कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहा, तो क्या बनाएगा को इंसिडेंट लाइन बनाएगा ना, एक के ऊपर एक लाइन, तो उसमें क्या होता है इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। अगर एक बार इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनेगा, और पैरेलल रहा तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो रिलेशन है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का रिलेशन जैसा आए उस तरह का बनेगा। अगर देखो यहाँ पे आ गया ना a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो क्या आएगा, एक बार एग्जैक्टली 1 कंसिस्टेंट रहेगा। ये ग्राफ है, बस पैरेलल रहा
तो यहाँ पे C1/C2 नॉट इक्वल टू रहता है सिर्फ, है ना, तो इसमें 0 बनता है, इनकन्सिस्टेंट, ठीक है। कितना सॉल्यूशन बनेगा 0। और अगर कोइंसिडेंट लाइन रहा, मतलब एक के ऊपर एक, तो क्या होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, बस इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ये डिपेंडेंट होता है। ये तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इक्वेशन वन को मतलब एक वेरिएबल को सॉल्व करो, दूसरा में पुट करो, दूसरा को सॉल्व करो, तीसरा में पुट करो, मतलब वही चीज़ घूमते रहता है सब्स्टिट्यूशन। इसमें से आइसोलेट करके इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, फिर इसको बैक सब्स्टिट्यूट करना है। वो चीज़ था एलिमिनेशन में, क्या करना रहता है, काटना रहता है एक वेरिएबल को सेम करके, बस। और क्या है, देखो द शेप शिफ्टर, इस ये चीज़ है बस वही कि इसको हमको क्या करना रहेगा, मतलब इस फॉर्म में लिखना रहता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये है मेरा क्या 2/x और प्लस 3/y, यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1/x, तो 1/x को कुछ और वेरिएबल मान लेते हैं 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, तो इसको फिर p बराबर 1/x, q बराबर 1/1/, इसको इस तरह फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद सॉल्व करके फिर p और q का वैल्यू को पुट कर दो फिर वहाँ पे, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। फिर क्या है द स्ट्रेटनिंग चेकलिस्ट, इसमें तो क्या है गिवन टू इक्वेशन है, क्या क्या रहता है पहले बताओ। अगर A1/A2 और B1/B2, ऑलवेज कंपेयर किसको करना है A1/A2 एंड B1/B2 बिफोर डूइंग हैवी मैथ्स, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू आ गया, तो वन सॉल्यूशन बनेगा। अगर ये मतलब क्या बोल रहा है, इफ़ दे आर पैरेलल स्टॉप, अगर पैरेलल लाइन बन जा रहा है तो पहले ही रुक जाओ, क्योंकि सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं, तो सॉल्यूशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बोल रहा है पिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ 4 इक्वेशन विथ आइसोलेटेड वेरिएबल्स x इज इक्वल टू 2y, पिक एलिमिनेशन व्हेन वेरिएबल्स आर स्टैकर्ड नियरली। अरे सिंपल वही बताए, अगर किसी वेरिएबल में आपको 1 दिख जाए, सिंपल इक्वेशन आपको मिल जाए, जैसे x + 2y = 0, अगर सिंपल इक्वेशन मिल जाए आपको तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर ले, और अगर थोड़ा सा लेंदी इक्वेशन रहा तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर ले, बस। और डिनोमिनेटर वाला जो खेला था उसको p/q करके सब्स्टिट्यूट कर ले इस तरह, है ना। अगर डिनोमिनेटर में रहा वेरिएबल, मान लो अगर ऐसा है, आपको दिख रहा होगा 2/x + 3/y = 13 है ना, तो हम 1/x × 2 कर सकते हैं और +3 × 1/y लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि नहीं। और 1/x को हम p मान लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2p, और प्लस 1/y को q मान लिए तो इसको 3q = 13 हो गया। अब इसको इस तरह में तो सॉल्व कर सकते हैं, अब इसको इस तरह सॉल्व कर लो, बाकी जब आंसर आएगा तो वहाँ पर x, तो जो p का वैल्यू आएगा, मान लेते हैं आंसर आ गया क्या 4p, तो 4p की जगह तो लिख सकते हैं ना 4 × p का वैल्यू क्या था 1/x, तो यानी कि 4/x, ये हो गया आंसर। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस ख़त्म, इतना ही था। अब हम लोग अगला क्लास से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ है नहीं कुछ खास इसमें, बस इक्वेशन निकालना है और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, वो अगले क्लास में करेंगे। तो अगर चैनल को आप लोग दबा के लाइक कर दे और सब्सक्राइब बटन को दबा दे, बस। धन्यवाद।